ये स्टूडेंट, हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी कर पा रहे होंगे। आज के क्लास में हम आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं क्लास 10th का यानी सोशल साइंस में भी यानी हिस्ट्री का यानी इतिहास का चैप्टर नंबर 4 यानी जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इतना महत्वपूर्ण है कि कितना भी स्टार लगा लीजिए इस चैप्टर को, यानी परीक्षा के दृष्टिकोण से तो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर से न जाने कितना ही ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, यानी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सारा चीज़ पूछे जाते हैं। इस चैप्टर से ढेर सारा क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस चैप्टर को पढ़ने के लिए मत भूलिएगा। देखिए, अभी एग्ज़ाम के टाइम है आपको, लेकिन यदि अभी से आप अपना जोश और जुनून से लग जाते हैं एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए, तो आपका एक अच्छा लेवल हो जाएगा। इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये क्लास को कंटिन्यू देखने का प्रयास करिएगा। कोई भी काम करते हैं तो कंटिन्यू कीजिएगा। यदि आप कंटिन्यू करते हैं तो आपका यानी दूसरे की तुलना में आपका परफॉर्मेंस जो है वो जो है अच्छा होगा। चलिए, तो आज की क्लास को एक बेहतरीन तरीका से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। सबसे पहले मेरे चैनल के कुछ फीचर्स के बारे में आपको बात करना चाहूँगा। देखिए, हमारे चैनल के माध्यम से ढेर सारे बच्चों को पीडीएफ फ्री दिया जाता है। देखिए, पीडीएफ बात करेंगे हम पीडीएफ आखिर फ्री दिया जाता है। यहाँ देखिए, पीडीएफ का बात करें, पीडीएफ में जो कुछ भी पीडीएफ अभी स्क्रीन पे मैं पढ़ा रहा हूँ, ये पीडीएफ साथ ही साथ प्रिंटेड पीडीएफ सारा चीज़ बच्चों को क्या किया जाता है, फ्री में दिया जाता है। इन सभी सारा पीडीएफ को क्या किया जाता है, फ्री में दिया जा रहा है। तो इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि व्हाट्सएप ग्रुप में अभी भी नहीं जुटे हैं तो अभी आप सभी देखिए स्क्रीन पे जो कि अभी दिखाई पड़ रहे होंगे, आप सभी को मेरा जो है एक नंबर, इस पर मैसेज करिएगा और मैसेज के जरिए आप सभी जो है एक ग्रुप में जुटने का प्रयास करिएगा। यदि उस ग्रुप में जुट जाते हैं तो आपको मतलब जो है पीडीएफ के लिए टेंशन को लेने यानी समस्या नहीं आएगा। पीडीएफ आपको प्रोवाइड डेली किया जाता है क्लास स्टार्ट होने से पहले। यानी कुछ दिनों से बाधित चल रहा था, पीडीएफ मैं नहीं भेज पा रहा था क्योंकि हमारे पास जो टाइपराइटर है वे जो है किसी काम के कारण जो है घर चले गए थे। इसी के कारण जो मैं पीडीएफ कंटिन्यू नहीं दे पा रहा था, लेकिन अब जो है कंटिन्यू देने का प्रयास करूँगा। तो अब यहाँ देखिए चैप्टर नंबर 4 का हम बात करेंगे। कौन सा चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट होने जा रहा है, यानी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2000 एग्जाम जो भी बच्चे 26 में देना चाहेंगे उनके लिए ये है 2026 की हम बात करेंगे। अब यहाँ देखिए भारत में राष्ट्रवाद, यहाँ पे देखिए क्या भारत में क्या चीज़ है, राष्ट्रवाद है कि भारत में किस तरह का राष्ट्रवाद हुआ था, यानी कैसे राष्ट्रवाद पनपा था, इसके बारे में डिटेल में आपको जानकारी दूंगा एक बेहतरीन तरीका से। क्या क्लास को स्टार्ट किया जाए आज? तो सबसे पहले यहाँ देखिए क्लास को स्टार्ट करने से पहले यानी चैप्टर का नाम है कि भारत में राष्ट्रवाद। ध्यान से सुनिएगा, क्या चीज़ में, भारत में राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद के बारे में आपको जानना जरूरी है ना, यानी राष्ट्रवाद क्या होता है। तो ध्यानपूर्वक सुनिए। यहाँ देखिएगा, राष्ट्रवाद का मतलब होता है देश के प्रति प्रेम और लगाव की भावना, यानी अपने देश के प्रति। राष्ट्रवाद किसको कहेंगे, अपने देश के प्रति लगाव रखना, यानी विचार रखना, अच्छा विचार रखना देश के प्रति, मतलब देश के हित में कार्य करना, ये सब क्या करते हैं, राष्ट्रवाद कहलाते हैं। जो अब देखिए, जब कोई व्यक्ति अपने निजी फायदे को छोड़ करके कोई निजी फायदे यानी अपने फायदे को छोड़ करके सिर्फ अपने देश के बारे में सोचने लगे और उनमें से अपने देश के लिए कुछ करने की भावना क्या चीज़ है, जग जाए तो इसे क्या कहेंगे, राष्ट्रवाद कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, राष्ट्रवाद कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, राष्ट्रवाद हम कहेंगे। इसी को तो राष्ट्रवाद कहेंगे। मतलब कर रहा है अपने देश के प्रति लगाव रखना या अपने फायदे वाले कार्य को छोड़ करके सिर्फ अपने देश के बारे में सोचने लगे, तो उसी को क्या कहेंगे हम, उसी को क्या कहेंगे, राष्ट्रवाद कहेंगे। क्या कहेंगे, राष्ट्रवाद कहेंगे। तो अपने देश के लिए कुछ करने की भावना भी जगती है तो वे भी क्या कहलाते हैं, राष्ट्रवाद कहलाते। क्या कहलाते हैं, राष्ट्रवाद कहलाते। यहाँ देखिए, जो व्यक्ति अपने देश के लिए सोचता है, जो व्यक्ति अपने देश के लिए सोचता है और उसके लिए कुछ करना चाहता है वही राष्ट्रवाद कहलाता है। जो
कर जो अपने देश के लिए सोचता है और उसके लिए कुछ करना चाहता है वही राष्ट्रवाद कहलाता है। यानी अपने देश के प्रति सोचना या कुछ करना राष्ट्रवाद कहलाता है। और जिस व्यक्ति के अंदर यह भावना होती है उसे राष्ट्रवादी कहते हैं। जिस व्यक्ति के अंदर अपने देश के प्रति भावना होती है या अपने देश के प्रति कुछ करना चाहते हैं, कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं, कि उसके पास जो भावना जो होती है उसे क्या कहेंगे? राष्ट्रवाद कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? राष्ट्रवाद कहेंगे हम। चलिए तो नेक्स्ट नंबर पर चलते हैं। यहाँ देखिए कह रहा भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों का वर्णन करें। कह रहा भारत में किस प्रकार से राष्ट्रवाद का, जैसे आपने यूरोप में पहला नंबर चैप्टर जो पढ़े होंगे हिस्ट्री का, तो आप सभी देखे होंगे क्या जो है कि यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे हुआ था। अब ये जो अपने देश यानी कर भारत के विषय में पूछना चाहता है इस क्वेश्चन के माध्यम से कि भारत में राष्ट्रवाद के कारणों का वर्णन करें। सबसे महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है, वेरी क्वेश्चन है। वीवीआई लगा लीजिए, जितना भी वीवीआई लगा लीजिएगा उतना ये क्वेश्चन काफ़ी है। ये देखिए भारत में राष्ट्रवाद का उदय कई कारणों से हुआ। कह रहा भारत में राष्ट्रवाद का उदय जो हुआ ना कई कारणों से हुआ, जिनमें से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक सभी की घटनाएं शामिल है। कारण जिसमें कौन कौन सी घटना शामिल है? पहला कारण है राजनीतिक कारण, दूसरा है आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक सभी तरह की घटनाएं यानी शामिल है। इन सभी तरह की क्या है? घटनाएं शामिल है भारत के राष्ट्रवाद में। अब यहाँ पे मैं देखने का एक प्रयास करूँगा। करा मुख्य कारण देखिए, अब मुख्य कारण यहाँ से स्टार्ट किया। पहला कारण क्या था? राजनीतिक कारण था। पहला कौन सा कारण था? राजनीतिक कारण था। अब राजनीतिक कारण के बारे में थोड़ा सा देखिए कि किस प्रकार से राजनीतिक कारण हुआ था। कर लॉर्ड लिटन ने 1878 ईस्वी में, लॉर्ड लिटन ने क्या था? 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास किया था। कौन सा एक्ट पास किया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास किया था, जिससे क्या हुआ? भारतीय भाषाओं में छपने वाले अखबारों पर रोक लगा दी गई। क्या हुआ? रोक लगे, लेकिन अंग्रेजी अखबारों पर नहीं। यानी इसमें कह रहा है कि लॉर्ड लिटन ने 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर एक्ट पारित किया, जिससे भारतीय भाषाओं में छपने वाले अखबारों, यानी भारतीय भाषा में जो कुछ भी अखबार छप रहा तो उनको जो है बंद कर दिया गया, उसको रोक लगा दिया, लेकिन अंग्रेजी अखबारों पर रोक नहीं लगा दिया। यही तो राजनीतिक कारण था। अब यहाँ देखिए 1879 ईस्वी में शस्त्र अधिनियम बनाया। कौन सा नियम बना? शस्त्र अधिनियम बनाया गया, जिससे भारतीय को हथियार रखने के लिए लाइसेंस लेना जरूरी दिया गया। देखिए यानी कह रहा भारतीय दूसरे देश जो कि अंग्रेज लोग लाइसेंस रख सकते थे, मतलब वैसे ही हथियार बिना लाइसेंस का हथियार रख सकते। यदि भारत के लोग यदि हथियार रखते थे तो उनके लिए लाइसेंस लेना पड़ता था। कितना ये राजनीतिक कारण है आप देखिए। लेकिन अंग्रेजों को नहीं करा, लेकिन अंग्रेजों को लाइसेंस की जरूरी नहीं, लेकिन भारतीय को लाइसेंस की जरूरत थी। ऐसा नियम लगा दिया गया, जिससे भारतीय में गुस्सा और जागरूकता दोनों बढ़ी। भारतीय लोगों में क्या, जब ये नियम को पारित किया गया, इस तरह से आगे आगे घटते जा रहे इस तरह की घटना, तो क्या अपने आप में लोग क्रोधित हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं और जागरूकता दोनों बढ़ जाती है। यहाँ पे लोगों के अंदर क्या होता है? जागरूकता बढ़ जाती है। कर आर्थिक कारण आप देखेंगे, देखिए इस प्रकार से तो बढ़ा था। आप आर्थिक कारण देखिए कि अंग्रेजों ने भारत की अर्थव्यवस्था को टूटने की नीति अपनाए। कर अंग्रेजों ने कौन सी नीति अपनाए? भारत की अर्थव्यवस्था को तोड़ने की नीति को अब लूटने की नीति अपनाई। भारतीय कुटीर उद्योग खत्म हो गए। भारतीय क्या हुए? कुटीर उद्योग खत्म हो गए और गरीबी बढ़ गई। गरीबी क्या हुआ? बढ़ गई। भारत केवल कच्चा माल देने वाला और तैयार माल खरीदने वाला देश बनकर रह गया। यानी यहाँ पे देखिए फिर से सुनिए, कर अंग्रेज ने भारत की अर्थव्यवस्था को लूटने की नीति अपनाई और भारतीय कुटीर उद्योग खत्म। भारत में जो कुटीर उद्योग चल रहा था इनको क्या क्या खत्म हो गए और गरीबी बढ़ गई। जब कुटीर उद्योगों ने रहा गया तो क्या होगा? ये भारत केवल कच्चा माल देने वाला, यानी कच्चा माल सूखना नहीं, कच्चा माल दे और तैयार माल खरीदने वाला देश बनकर रह गया।
सामाजिक कारण देखिए ये सब क्या है, भारत में राष्ट्रवाद के उदय का कारण है सभी। अभी तीसरा कारण को अब देखिए, तीसरा कारण था भारत में राष्ट्रवाद उदय के कारण कौन था, सामाजिक कारण। अंग्रेजों ने भारत के साथ रंग भेद किया। देखिए कारा गोरा का भेद कर रहा था, क्या कर रहा था, कारा गोरा का यानी भेद कर रहा था यहाँ पे क्या, सफ़ेद और काले का भेद। रेलगाड़ी और सरकारी कामों में भारतीय को बराबरी का दर्जा नहीं मिलता था। यदि पहले कि जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, जब अंग्रेज का जमाना था, अंग्रेज ने हमारे देश पर अधिकार कर लिया था, तभी लोगों को काले गोरे का भेद करके ट्रेन से धक्का मारकर निकाल दिया जाता, ट्रेन में बैठने नहीं या सरकारी कामों में भाग लेने के लिए नहीं दिया जा रहा था। और नौकरी में भी भेदभाव, नौकरी पाने में भी भेदभाव था, जिससे बेरोजगारी और गरीबी बढ़ती गई। अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार भी इसी का एक हिस्सा था। अंग्रेजी प्रचार का क्या, अंग्रेजी प्रचार का हिस्सा बन गया था। अब यह कह रहा धार्मिक कारण देखेंगे, अंग्रेजों ने हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने की कोशिश की। अंग्रेजों ने क्या किया, हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने की कोशिश की। भारत में जो हिंदू मुस्लिम एक थे, अंग्रेजों ने क्या किया, इसको तोड़ने का प्रयास किया, कोशिश की। वे हमारी धार्मिक भावनाओं को आहत करते थे और आपसी झगड़े बढ़ाते थे। भारत में जो मुस्लिम और हिंदू एक साथ थे ना, उसको धीरे धीरे उनके अंदर जो फूट डाल दिया गया ताकि ये अलग हो जाए, जिससे भारतीय समाज में असंतोष बढ़ा और राष्ट्रवाद की भावना पैदा हुई। और इससे लोगों जब ये लोग आपस में भेदभाव कराने लगे एक दूसरे से, तो ये क्या होने लगे, लोगों को गुस्सा हुआ और राष्ट्रवाद की भावना यानी प्रतिभावना जगी। अब यहाँ पे देखिएगा, भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारण जो है अंग्रेजों के खिलाफ असंतोष। देखिए भारत के लोग अंग्रेजों की नीतियाँ और अत्याचार से नाराज थे। कौन थे, नाराज थे। आर्थिक कारण, अंग्रेजों की नीतियों से भारत की अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो गई थी। कौन के कमज़ोर हो गई, जिससे जनता परेशान था। ये भी क्वेश्चन है भैया, यहाँ देखिए अंग्रेजी की शिक्षा का प्रचार। देखिए अंग्रेजी शिक्षा से भारत में जागरूकता बढ़ी और वे अपने अधिकारों को समझने लगे। तथा मध्यम वर्ग का उदय। देखिए पढ़े लिखे लोग जैसे शिक्षक, वकील आदि समाज को जगाने लगे और समाज की बात करने लगे, क्या आज़ादी का बात करने लगे। तब क्या, जब ये इस तरह से घटना घटते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो ये लोग जो कि लोग शिक्षक थे, वकील थे आदि समाज के लोग जगने लगे और आज़ादी की बात करने लगे। अब देश को आज़ाद करने की बात करने लगे। अब याद के साहित्य और समाचार पत्रों का उदय। देखिए कई अखबारों और किताबों ने लोगों को आज़ादी के लिए प्रेरित किया। यानी जो पहले कुछ किताब चलाया होगा, उसके बाद जो लोग पढ़ा तो सभी के लोगों के मन के राष्ट्र की भावना उत्पन्न हुई। सामाजिक और आर्थिक धार्मिक सुधार आंदोलन के, जैसे ब्रह्म समाज और आर्य समाज के लोगों को जागरूक किया। आर्य और ब्रह्म समाज को जागरूक किया। यहाँ देखिए नस्ल भेदभाव की नीति, अंग्रेजों ने भारतीय से भेदभाव किया जिससे गुस्सा बढ़ा। अंग्रेजों ने क्या किया, भारतीय से तो भेदभाव किया लेकिन लोगों में क्या हो, गुस्सा बढ़ा। अब 8वां नंबर देखिए सरकार की गलत नीतियाँ को देखिए, अंग्रेजों ने कई ऐसे कानून बनाए जो भारतीयों के खिलाफ थे। जो क्या थे, भारतीयों के खिलाफ थे। जैसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जिसमें लोगों की भारतीय के पत्रिका को बंद कर दिया था, अंग्रेजी पत्रिका को बंद नहीं किया गया था। अब देखिए प्रथम विश्व युद्ध यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार। यहाँ देखिए यह युद्ध 28 जुलाई 1914 ईस्वी से 11 नवंबर 1918 ईस्वी तक चला था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर के 1918 ईस्वी तक था, जिसे महान युद्ध और सभी युद्धों को खत्म करने वाला युद्ध भी कहा जाता है। इसमें लगभग 37 देशों ने भाग लिया था। आपसे पूछेगा कि प्रथम विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया था, तो ये 37 देशों ने भाग लिया था। और यह युद्ध कब से कब तक चला था, 1914 से लेकर के 1918 तक चला था प्रथम विश्व युद्ध। अब यहाँ पे देखिए इस युद्ध में गरीब क्या कह रहा है, यहाँ देखिए इस युद्ध में करीब 9 करोड़ सैनिक मारे गए और लगभग जो है 1.3 करोड़ आम लोगों भी मारे गए। इसी समय स्पेनिश फ्लू महामारी आई, जिससे दुनिया भर में लगभग 107 करोड़ से 10 करोड़ लोग मारे गए। मुख्य पक्ष देखिए, अब देखिए मित्र राष्ट्र था अमेरिका रूस एक साथ। अब देखिए
फ्रांस, जापान, इटली, इंग्लैंड, धुरी देखिए धुरी राष्ट्र जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, जर्मनी, राष्ट्र हंगरी का युद्ध का कारण देखिए क्या है, युद्ध का अब कारण देखिए, युद्ध का कारण क्या था, कुछ न कुछ तो युद्ध का कारण होगा ना, तब ना उसके बाद ये घटना घट रही थी, कुछ न कुछ तो कारण तो देखना पड़ेगा युद्ध का। देखिए कर 28 जून को 1914 को क्या सर्बिया के गेवरियोलो प्रिंसिप ने ऑस्ट्रिया के राजकुमार फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या कर दी गई, एक व्यक्ति की हत्या कर दी जाती, जिसके बाद ऑस्ट्रिया और सर्बिया के बीच तनाव बढ़ा और युद्ध शुरू हो गया। मतलब करा एक व्यक्ति का जो है यहाँ पे नाम दिया गया, उसका तो हत्या कर दिया गया, उसके बाद जो है उससे क्या हुआ, लोगों के अंदर तनाव बढ़ा और युद्ध शुरू हो गया। कर अमेरिका शुरू में युद्ध में शामिल नहीं था, अमेरिका देखिए अमेरिका जो युद्ध में शुरू में शामिल नहीं था, लेकिन जब जर्मनी ने इंग्लैंड के जहाज लुसितानिया को डुबो दिया, इंग्लैंड क्या किया, जहाज जो है लुसितानिया को डुबो दिया, जिसमें 128 अमेरिकी नागरिक मारे गए, तब अमेरिका भी युद्ध में शामिल हो गया। तब क्या हुआ, अमेरिका भी युद्ध में शामिल हो गए। करा रथ पर प्रभाव, करीब 8 लाख भारतीय रथ 8 लाख सैनिकों इस युद्ध में शामिल हुए, जिसमें से लगभग जो था ये 47,700 जो है 46 सैनिक मारे गए और 65,000 घायल हुए। भारत की अर्थव्यवस्था बहुत जो खराब हो गया, इस युद्ध में भारत भी शामिल था, इससे खराब हो गया भारत का अर्थव्यवस्था। भारत पर प्रभाव देखेंगे, प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था ना, तब भारत पर भी कुछ न कुछ प्रभाव पड़ा होगा ना। अब इसके प्रभाव को देखने का हम प्रयास करेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध में भारत पर क्या प्रभाव पड़ा था। करीब 8 लाख भारतीय सैनिक इस युद्ध में शामिल हुए थे। कितना सैनिक, 8 लाख सैनिक जो है इस युद्ध में शामिल हुए। करीब जो 8 लाख इस युद्ध में लोग शामिल हुए गए थे। यहाँ देखने का प्रयास करा 65,000 घायल हुए। भारत की अर्थव्यवस्था बहुत खराब हो गई थी, इतना लोग घायल हुए तो खराब ही होगा। करा गांधी जी ने भी सैनिकों को भेजने के लिए अभियान चलाया था, सैनिकों को कार्य भेजने के लिए अभियान चलाया। भारतीय नेताओं की उम्मीद थी कि ब्रिटेन आज़ादी देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उल्टा अंग्रेजों ने रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसे अत्याचार किए। अब यहाँ पे देखिए, हम इस बात को आपको एक बात समझाना चाहूँगा कहानी के रूप में। जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था ना, उस समय जो है ना हमारे भारतीय को मतलब बहला फुसला का अंग्रेज क्या बोले थे, यदि प्रथम विश्व युद्ध हम जीत जाएंगे तो भारत को आज़ाद कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं किया अंग्रेजों ने, ये क्या ऐसा नहीं किया, उल्टे ही और भी मतलब लोगों के ऊपर जो है रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसे अत्याचार किए। अब आज से आगे हम आपको बताएंगे कि जलियांवाला बाग क्या है, हत्याकांड अत्याचार कैसे हुआ था। अब यहाँ पे देखिएगा रॉलेट एक्ट, देखिए रॉलेट एक्ट, देखिए ये कौन सा रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट एक ऐसा कानून था, रॉलेट एक ऐसा कानून था जिससे 21 मार्च 1919 को ब्रिटिश सरकार ने भारत में बढ़ते आज़ादी के आंदोलन को दबाने के लिए बनाया गया था। कहा कि रॉलेट एक ऐसा कानून था जिससे 21 मार्च 1919 ईस्वी की ब्रिटिश सरकार ने भारत में बढ़ते आज़ादी, यानी भारत के लोगों के बीच में राष्ट्रवाद बना था, आज़ादी की ओर बढ़ने लगा ना आंदोलन, और इस आंदोलन को, आज़ादी के आंदोलन को दबाने के लिए यह रॉलेट एक्ट लाया गया। कहा यह कानून लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने सर सिडनी रॉलेट एक्ट की सलाह पर बनाया था। इस कानून के अनुसार किसी भी भारतीय को सिर्फ शक के आधार पर बिना मुकदमा चलाए जेल में डाल दिया जा सकता है। मतलब कह रहा है यदि अंग्रेजों के खिलाफ विरोध बोलेगा जो भी व्यक्ति, तो उसको क्या बिन शक के आधार पर, यह नहीं तो कोई गलती है या नहीं है, मतलब शक भी हुआ ना, शक के आधार पर सीधा उसको जेल में डाल दिया जाए, ऐसा नियम लगा दिया गया था। मतलब अंग्रेजों के विरुद्ध आप कुछ नहीं बोल सकते हैं। कहा इस कानून में न कोई अपील, न दलील, न वकील था, यानी कोई सुनवाई नहीं होती थी। इसी कारण इसे
काला कानून कहा गया। और इस कानून को रॉलेट एक्ट जो हुआ था, इस कानून को क्या किया गया था? रॉलेट एक्ट कानून को कौन सा कानून? काला कानून कहा गया। अब यहाँ पे देख, इस कानून के तहत अंग्रेजों ने भारतीय को तरह तरह के अत्याचार सहने पर मजबूर किया, तरह तरह के कर। इस एक्ट के विरोध में दो बड़े नेता डॉक्टर राज्यपाल और सैफुद्दीन फिजिकल के 9 अप्रैल 1919 को गिरफ्तार कर लिया गया था। अब थोड़ा सा देखिए, आज यहीं तक रहने देते हैं, तो थोड़ा थोड़ा पढ़िएगा तो थोड़ा सा एक ही क्लास में ज़्यादा चीज़ को यदि तो मन भी नहीं लगेगा। तो आज के क्लास में इतना ही रहने देते हैं, तो अगले क्लास के लिए इंतज़ार करिएगा। आप सभी मिलते हैं अगले क्लास में।